Yes, good morning all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 5th of January. So the first news which we are going to discuss is, this is very important from an examination point of view. What the title of the news says, Center clears rupees 19,744 crore green hydrogen mission. So यहाँ पे जो हमारे यूनियन INB मिनिस्टर है, दैट इज श्री अनुराग ठाकुर जी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट किया है दैट द सेंटर इज कमिंग अप विद दिस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. सो बेसिकली होता क्या है और क्यों इस पॉलिसी को इनिशिएट किया, और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में अभी आया, काफ़ी समय से सरकार इसकी तरफ कोशिश कर रही थी कि ग्रीन हाइड्रोजन उसको एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल, एज एन इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो हुआ क्या था कि लगभग जिस तरीके से हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, मैं COP26 COP27 की बात करता हूँ, तो जिस तरीके के हमने यहाँ पर कमिटमेंट्स यहाँ पर किए कि इंडिया विल गेट नेट जीरो बाय 2030, तो उन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए, राइट. सो व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, दे आर पुटिंग एफर्ट्स कि किस तरीके से चीज़ों को और बेटर किया जा सके, और हमारी जो डिपेंडेंसी है अगर फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो यूसेज हम कर रहे हैं उसको रिड्यूस किया जा सके. सो उसी की तरफ यहाँ पे एक कदम लिया गया. सो पहली चीज़, आपने अगर लगभग 6 से 7 महीने पहले जब विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट चल रहा था, मानसून सेशन, तब आपने देखा होगा कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, दैट इज श्री नितिन गडकरी जी, वो टोयोटा की मिराई कार में एक बार पार्लियामेंट में, संसद में आए थे, लोकसभा में. तो वो काफ़ी पॉपुलर इसलिए हो गई थी, काफ़ी फोटो हमने देखा सोशल मीडिया पे आ गई थी. रीजन बीइंग कि उस गाड़ी पे लिखा था दैट इज पावर्ड बाय ग्रीन हाइड्रोजन. बेसिकली पावर्ड बाय हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से पॉसिबल नहीं, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन. सो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी तरफ सरकार एक पॉलिसी भी लेके आई थी. सरकार का टारगेट ये था कि हमको हमारे देश में 5 मिलियन मेट्रिक टन्स यहाँ पे 2030 इसका प्रोडक्शन यहाँ पे करना है. किसका? रिन्यूएबल एनर्जी का, और इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन काफ़ी तरीके का होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्राउन हाइड्रोजन होता है, काफ़ी तरीके का. बट क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा हाइड्रोजन है जो कि क्या होता है, जो जिसमें एनर्जी को यहाँ पर बचाया जा सकता है. जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, H2O होता है, आपने सुना होगा, सबको पता है वाटर है. H2O में से अगर अपन को हाइड्रोजन अगर बाहर निकालना है, तो ये तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज वाटर, राइट. तो प्रोसेस क्या होगा, अगर आपको हाइड्रोजन किस किस पर्पस से, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस से यहाँ पे काम आएगा, प्लस बाकी और चीज़ों में भी यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे काम आता है एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल एज वेल. सो यहाँ से अगर इसको बाहर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर सकते हो, आप कोल का यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन आप बाहर निकाल सकते हो. बट फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ये डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो गया, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा. और कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइमेट टारगेट्स है, अगर उसकी तरफ हमको काम करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, दैट इज कोल, फॉसिल फ्यूल, इनको तो हमें प्रिजर्व करना है या उनको कम से कम यूज़ करना है. तो इसी के लिए एक प्रोसेस होती है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट. इसके तहत क्या होता है, थ्रू वाटर हम इससे जो एनर्जी यहाँ पर निकालते हैं, दैट इज वो जो बनता है, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन, राइट. सो इसके तहत बेसिकली होगा क्या, और सरकार इसको काफ़ी प्रमोट भी करी. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग साल भर पहले जब इससे रिलेटेड जो पॉलिसी लेके आए थे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो उसमें भी हमने क्या किया था, उसमें हमने ये बोला था कि अगर आप जो कंपनीज है, ये स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पर सेटअप करें, किसके? ग्रीन हाइड्रोजन के. उससे क्या होगा कि सपोज देयर इज ए स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश, उसको यहाँ पे अगर कुछ कंपनीज है वो अगर एक्सेस प्रोडक्शन करती ग्रीन हाइड्रोजन का, तो वो क्या कर सकती है कहीं ना कहीं, और थ्रू दी सोर्सेज, तो क्या किया जा सके, अगर कोई दूसरी स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल आसाम की गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट, उनको वो भेजना है तो वो बहुत ईजी कर दिया जाएगा, और उसमें सरकार लगभग 25 ईयर्स तक का यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे देगी, ऐसा सरकार ने अनाउंस किया था. बट वो तभी था कि अगर आप प्लांट क्या करोगे, 2025 के पहले सेटअप कर दोगे. सो ये कुछ जो उसमें पॉलिसीज में था. सेकंड चीज उसमें क्या थी कि अगर आप इसमें कहीं ना कहीं सेटअप करें, तो क्योंकि ये ऐसे तो जाएगा नहीं ग्रीन हाइड्रोजन, तो इसको ट्रांसफर करने की जो ग्रिड्स है, उसमें भी अगर ग्रीन हाइड्रोजन अगर आप बनाते हैं और वो आपको भेजना है, तो डेफिनेटली आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा सरकार ने बोला. प्लस जो डिस्कॉम्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको भी ग्रीन हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी दूसरी चीज़ों, कोल और बाकी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं. तो उनको भी क्या है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको अगर डिस्कॉम्स को
जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनको अगर देना है तो वो ट्रांसफर कर सकते हैं और 30 डेज के लिए वो दिया जा सकता है, ताकि उनका जो डिमांड है वो पूरी हो सके और फिर से वापस उनको मिल सके दैट वे। और उसी के साथ साथ नॉट ओनली गवर्नमेंट इज क्वाइट एक्टिव, बट इफ वी सी बिग कॉर्पोरेट्स कंपनीज लाइक रिलायंस, अडानी, ऑल दीज बिग जायंट्स एंड इवन टाटा एज वेल, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। रिलायंस ने तो लगभग 75,000 करोड़ का कॉर्पस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर लगाया था और इसकी तरफ काम कर रहा है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेयर कि दिस इज गोइंग टू बी ए बिग थिंग इन द कमिंग फ्यूचर, सो दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। सो अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे क्या किया गया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया है और इसका जो कॉर्पस है दैट इज 19,744 करोड़ यहाँ पे रखा गया है और इसी के तहत इसको बाइफरकेट किया है कुछ कुछ चीज़ों में, तो उसको हम समझेंगे। इसमें एक डेफिनेशन जो है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म, वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसको भी हम समझेंगे। उसके पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली इसमें आया क्या क्या, क्या क्या प्रोमिसेस है, क्या क्या चैलेंजेस, पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं सो दैट हमको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ठीक है, सो व्हाट इज दिस सेज, हाइड्रोजन प्रोड्यूस इज सेड टू बी ग्रीन इफ ऑल इट्स इनपुट्स आर ग्रीन। मैंने कहा ना कि अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन होते हैं, जैसे ग्रे हाइड्रोजन मैंने बताया, ब्राउन हाइड्रोजन बताया, तो इन द सेम वे यहाँ किसकी बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, किसी भी तरीके का नेचुरल गैस, इनका यूज यहाँ पे ना हो। Then decarbonization plans of many countries include GH2 because combusting hydrogen releases only heat and steam. ये इनका प्रोसेस बताया, ठीक है। Then 60% of India's energy comes from fossil fuel sources. तो अगर 60% हमारी डिपेंडेंसी, तो उस डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा। इसी की वजह से सरकार यहाँ पे कदम लेके आई है और जैसे वो मिशन लेके और अब यहाँ पे जिस तरीके से कॉर्पस इसमें डाला जा रहा है, राइट। Then the production mode of choice of green hydrogen is through the इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मैंने कहा ना काफी सारे H2O जो हमने एग्जांपल समझा था, प्रोसेस अभी तक क्या होता है, मेजरली क्या होता है, जैसा 60% यहाँ पे लिखा है, तो किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है कि जो डिपेंडेंसी है वो कोल और फॉसिल फ्यूल्स पे जाता है, बट अब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इससे क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। देन इंडिया करंटली लैक्स द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड नीड्स चीपर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। हाँ, ये डेफिनेटली एक चीज है जिसपे सरकार को यहाँ पर काम करना चाहिए, सरकार इस पर काम ही कर रही है, इसी वजह से यहाँ पे इतने चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू दिस एनर्जी। देन टेक्नोलॉजीज टू अडॉप्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स फॉर यूज इन व्हीकल्स आर लार्जली इमेच्योर इन इंडिया। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए इतने समय में हम देखते थे कि किस तरीके से हम पेट्रोल डीजल, हमें पता था कि यही और फ्यूल है और कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल या और कोई तरीका नहीं हो सकता, बट जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए तो इनिशियली जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि नहीं यार, वी हैव अ टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, कि यार एकदम से कोई नई चीज़ है क्यों उस पर जाना है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। बट नाउ वी हैव सीन कि जिस तरीके से डिमांड्स, इवन कुछ टू व्हीलर्स की, फोर व्हीलर्स की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी जो बुकिंग्स है, प्री बुकिंग, मतलब 2-2 महीने, 6-6 महीने, साल भर की बुकिंग्स यहाँ पर चल रही है। तो एज वी कैन सी देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट from petrol and diesel vehicles to the electric vehicles, right? So in the same way टेक्नोलॉजिकली यहाँ पे सरकार को काम करने की आवश्यकता है और लोगों को या कंपनीज को इंसेंटिवाइज करने की, स्टेट गवर्नमेंट्स को और प्रमोट कहीं ना कहीं इस प्लान को यहाँ पर करने की आवश्यकता है, सो दैट द स्टेट गवर्नमेंट दे आर गोइंग टू मोर प्रोएक्टिवली वर्क ऑन दिस, राइट। Then hydrogen leaks easily and liquid hydrogen reacts explosively with air, incurring significant storage and transport cost. तो ये भी एक चैलेंज यहाँ पर बताया कि सरकार इसको लेके आई है, बट जो इश्यूज है इसके साथ वो भी उनको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन इश्यूज को रिजॉल्व करना। बट यस, फॉर द टाइम बिंग अगर हम बोले तो एक अच्छी पॉलिसी को इनिशिएट किया है और इससे अल्टीमेटली फायदा क्या होगा कि आने वाले समय में जो हमारे टारगेट्स हैं, जैसे मैं बार बार रिआइटरेट कर रहा हूँ, उसमें डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हो जाता है, या हम देखते हैं हमारे एग्जाम में काफी बार फुल फॉर्म्स पूछी जाती है। तो यहाँ पे SIGHT दैट इज साइट, ये इसी से रिलेटेड है और इसी में जो कॉर्पस है लगभग दीज अमाउंट्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, जो मेन कॉर्पस है वो इंपॉर्टेंट है, कितने का अमाउंट यहाँ पे लिखा था। तो उसमें क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया डिवाइड किया था। तो द इनिशियल आउटले इंक्लूड 70,490 करोड़ फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम साइट। दिस फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। देन ₹1460 करोड़ फॉर पायलट प्रोजेक्ट्स, ये सब ठीक है। दीज अमाउंट्स ये आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा मेन जो अमाउंट है वो हमें पता होना चाहिए और ये जो साइट है इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। और बेसिकली किया क्या गया कि जो पॉलिसी है उसका जो मेन कॉर्पस है दैट इज अंडर साइट और इसका नाम दिया गया दैट इज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। बाकी और कोई अलग चीज नहीं, बट दिस फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे बात की गई है एक मिनिस्ट्री की जो इसके अंतर्गत काम करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
सो इसके मिनिस्टर हमें पता होना चाहिए। सो अभी इसके मिनिस्टर हैं श्री R.K. सिंह जी, बट यहाँ पे इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो हमारे यूनियन INB मिनिस्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। बट we need to make notes of this news from an examination point of view, as I told you that this topic is important, green hydrogen. So इसीलिए हम इसके notes यहाँ पे बना सकते हैं। Then the next news, that is ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेल यात्री हिट बाय डेटा ब्रीच। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी 28 दिसंबर को हमने इससे रिलेटेड न्यूज़ भी देखी थी, और इवन रेल यात्री के जो ऑफिशियल्स हैं, जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट भी किया कि हमारे यहाँ पे कुछ समय के लिए हमने देखा कि कुछ इश्यूज़ यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेज आए, और उसके बाद डेटा ब्रीच का यहाँ पर एलिगेशन यहाँ पर लगे हैं काफ़ी सारे। तो उसके बाद हमने देखा रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने यहाँ पर बताया कि डेटा ब्रीच भले ही मतलब कहीं ना कहीं इशू जरूर हुआ, टेक्निकल फॉल्ट, बट इसको कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच के साथ ना जोड़ा जाए। और हमने 1 से 1.5 साल पहले भी देखा था कि रेल यात्री ऐप के साथ इस तरीके की सिचुएशंस हुई थी। और डेटा यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज आर अर्निंग टुडे बिकॉज ऑफ डेटा। बिकॉज आप देखते होंगे काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दे आर वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हाउ आर दे अर्निंग? दे आर अर्निंग बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, दे आर अर्निंग थ्रू SEOs. Suppose you have just Googled it out that you want a shoe. So if you go to YouTube, if you go to other social media platform, then you will see that again the advertisements of these shoes as well, right? So for that, if you are seeing same thing again, then you tend to buy that. So that's why this is the tendency, and all these things are correlated. So through data, a lot of companies are earning. So इसी वजह से एक जो इंडियन ऐप है उसका डेटा ब्रीच होना, उसकी वजह से कितने इश्यूज हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे ट्रेन टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेल यात्री के द्वारा ये बताया गया कि हमारे यहाँ पे इश्यूज हुए, बट उन इश्यूज को रिजॉल्व किया गया, और जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनको बारे में पूरी डिटेलिंग इसके बारे में दे दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सिटी पार्ट, दिस वी कैन स्किप। दिस इज द स्टेट न्यूज, lot of political news were there. Okay, this is a small news, but यहाँ पे बात हुई है NFSA की, थोड़ा सा उसके बारे में हम समझ लेंगे, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, हालांकि स्टेट न्यूज है। सो व्हाट द न्यूज, टाइटल ऑफ द न्यूज सेज तेलंगाना जॉइंस फ्री राइस स्कीम अंडर NFSA। सो यहाँ पे NFSA का मतलब हो गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया। सो 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पे लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या बोला गया था कि 2 तरीके के लोग यहाँ पर, या 2 तरीके की कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई थी। एक है कि जिनको यहाँ पर हमको बेनिफिट देना, कौन सा वाला? स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल बेनिफिशरी, जिसको 5 kg ऑफ ग्रेन, व्हीट, ये यहाँ पे दिया जाएगा, और वो दिया भी जा रहा है। सेकंड जो है दैट इज जो अंत्योदय योजना है, उसके अंतर्गत 35 kg पूरी फैमिली को दिया जाएगा। बट जो पहली वाली कैटेगरी देखी उसमें 5 kg पर पर्सन था। सपोज देयर आर 5 पर्सन इन द फैमिली, तो उनको 5 kg के हिसाब से 25 kg यहाँ पर व्हीट या राइस जो भी उनको चाहिए वो दिया जाएगा। व्हीट की प्राइसेस 2 रुपीज़ पर kg है, राइस की 3 पर kg है, एज पर NFSA। जैसे ये सरकार के द्वारा लाया गया तो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ने भी, सभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसके प्रति सहमति जताई और इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाया, और रेस्पेक्टिव स्टेट्स में ताकि हमारे देश में कोई भी गरीब निर्धन भूखा ना सो सके, इसी की वजह से यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे सेंटर यहाँ पर दे रहा है, और काफ़ी सारा कॉर्पस इसमें यहाँ पर स्पेंड भी कर रहा है। और अभी का जो कॉर्पस जो आया है उसमें भी लगभग 2 लाख करोड़ का यहाँ पर सरकार को बर्डन होगा, बट फिर भी हमारे देश की सरकार ने इसकी तरफ कदम आगे बढ़ाए। सो यहाँ पे क्या हुआ, तेलंगाना ने इसको ज्वाइन किया। अब यहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है कि सेंटर बोलता है कि वी आर गोइंग टू टेक 2 रुपीज़ पर वीक, तो वो खुद से बोलते हैं कि ये जो 2 रुपये का भी जो बर्डन है वो हम उन पे नहीं देंगे, जो लोग हैं, दोज पीपल आर एलिजिबल फॉर दैट, और ये पैसा जो है वो हम खुद ही कहीं ना कहीं बियर करेंगे। तो इन द सेम वे तेलंगाना ने भी यही बोला कि जो राइस है 3 रुपीज़ पर kg, उसका जो बर्डन है वी आर गोइंग टू टेक ऑन आवरसेल्फ, मतलब हम खुद ही उसका बर्डन यहाँ पर कहीं ना कहीं लेंगे। तो दिस न्यूज इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट एज आई टोल्ड यू दिस NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये क्या होता है, कब आया था 2013 में, और किस तरीके से क्या क्या प्राइसिंग के तहत कितना वीट यहाँ पे दिया जाता है, कौन कौन सी कैटेगरीज है, उनको हमने थोड़ा सा समझने की यहाँ पर कोशिश करी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एडिटोरियल, टुडे विल बी डिस्कसिंग one editorial and 2 opinions. So what the title, I have not discussed the first editorial because this is majorly talking about films and all, so this is self explanatory, this is easy, you can read this out, you will get the idea. हम second वाले को समझते हैं। What the title of the second editorial says, the values of local governance।
तो टाइटल यहाँ पर है, ऑथर ने इस पर्टिकुलर टाइटल जो एडिटोरियल इसका टाइटल दिया है कि द वैल्यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो यहाँ पे बात की गई है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, ठीक है। सो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था इन द ईयर 1992, ठीक है। कब आया था? 1992। बट इसको फोर्स में कब लाया गया था? इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1993। अब देखिए इसको समझते हैं। हुआ क्या, जो 73rd अमेंडमेंट है ये बात करता है जो हमारी रूरल लोकल बॉडीज है, दैट मीन्स जो हमारी पंचायत है और जो रूरल लोकल बॉडीज है उसकी बात करता है, नगर पालिका। और वही यहाँ पे अगर हम अर्बन पंचायत की 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करता है, राइट। जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई और जहाँ पे नगर निगम हो गई उसकी बात करता है। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या लाया गया था? देखिए पहले क्या होता था कि जो आप अगर गाँव की बात करें या शहरों की बात करें, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नेंस, राइट। गवर्नेंस के थ्रू मेयर चुना जाता है, ये सब पूरा प्रोसेस रहता है। तो उनके पास इतनी ऑटोनॉमी नहीं होती थी। ऑटोनॉमी नहीं होती थी मतलब वो चुने जाते थे, बट कहीं ना कहीं उनकी जो डिपेंडेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट पे काफ़ी रहती थी, क्योंकि उनको 1992 के पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था, किसी के अंतर्गत उनको एम्पावर नहीं किया जाता था। बट 1992 में जो हमारे जो फॉर्मर पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उनकी सरकार ये इसको लेके आई इस बिल को, और सभी ने, इवन अपोजिशन को भी इसमें साथ में लिया गया और सबने इस पर असेंट जारी करी, और फाइनली ये बिल यहाँ पर हो गया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और 1993 में फोर्स में आ गया। अब इसके अंतर्गत होगा क्या कि अभी तक मैंने जैसे कहा कि रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे बट उनको एम्पावर नहीं किया गया था। बट अब क्या है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 जैसे ये फोर्स में आया तो उनको और ज़्यादा पावर आ गई, मतलब इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आ गया तो एक प्रॉपर वैलिडिटी यहाँ पर आ चुकी है। बट ऑर्डर का यहाँ पर ऐसा मानना है कि भले ही यहाँ पे बहुत सारा कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ब्लॉक लेवल पे, म्यूनसिपलिटी लेवल पे, अलग अलग लेवल पे यहाँ पे अलग अलग गवर्नमेंट्स यहाँ पे फॉर्म होती है, पार्ट से चुने जाते हैं, सब है, बट फिर भी इनके द्वारा जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो फिर भी प्रोवाइड करने में ये काफ़ी बार नाकाम रहते हैं। उसका रीज़न ऑर्डर ने ये बताया कि कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे अगर हम बात करें तो फिर भी जो सरकार होती है, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं फिर भी इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ की सिचुएशन को। सो दिस इज नॉट सो ईजी, एंड स्पेशली हालांकि यहाँ पर 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, उनको एम्पावर किया गया, बट हम काफ़ी बार देखते हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल की जो प्रॉपर जो पर्टिकुलर लोकल बॉडी है, अर्बन बॉडी है, उसकी बात करें अगर वहाँ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग पॉलिटिकल पार्टी है, इवन विधायक है, सांसद भी अलग पॉलिटिकल पार्टी के, तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि दोनों के बीच में टसल रहता है, राइट। बिकॉज हर पॉलिटिशियन को कहीं ना कहीं ऐसा होता है, या मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस को ऐसा होता है कि अगर उन्होंने कुछ किया है तो, या लोगों के लिए कुछ किया है तो उसके लिए यहाँ पर उनका परचम थोड़ा आए कि भाई हमने किया है, वो बता सके लोगों को, राइट। तो ऐसे में हम काफ़ी बार देखते हैं, और जो दूसरी सरकार है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उनको रोका जाता है। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि भले ही अपन ने 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उनको एम्पावर किया है, बट उनको यहाँ पे फुल ऑटोनॉमी पावर नहीं दिया गया। उसी वजह से इस तरीके के इश्यूज देखते हैं कि इन सब सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में, गाँव में अभी तक भी जो बुनियादी सुविधाएं, दैट इज़ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ या पानी की फैसिलिटीज़, ये जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, उनको भी यहाँ पर ये फुलफिल नहीं कर पा रहे। हालांकि काफ़ी बार पॉलिटिकल विल भी वैसी नहीं होती कि जिसकी वजह से फुलफिल नहीं करते, बट लॉट ऑफ टाइम वी हैव सीन दीज थिंग्स कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड अदर थिंग्स, एंड स्पेशली द पावर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, उन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पाता। तो ये एक कंसर्न है जो यहाँ पर ऑथर ने रेज किया। आई होप इससे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझ आया होगा। चलिए अब फर्स्ट और सेकेंड ओपिनियन पे आ जाते हैं। Okay, so what the title of the first opinion says, mixed signals, manufacturing has gained momentum but inflation still a concern. So यहाँ पे देखिए recent macro economic data दो तरीके के यहाँ पे बात जो हो रही है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हो, मैक्रो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी एज ए होल, सभी को जो बड़े बड़े इंडिकेटर्स रहते हैं, जीडीपी, नेशनल इकोनॉमी, ये सब किसमें आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक में। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी भी सरकार का एक ऑफिशियल इंडेक्स आया, उसमें क्या बताया गया कि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है आउट ऑफ 12
अभी नवंबर की जो रिपोर्ट आई है उसमें कि हमने बहुत अच्छा किया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एवरीथिंग, जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, आउटपुट हुआ है, वो सब अच्छा है। बट ऑदर ने बताया कि अगर आप देखें तो कोल और सीमेंट दो ही ऐसी इंडस्ट्री जिसको अगर आप कंपेयर करोगे तो उसमें हमारी सिचुएशन अच्छी हुई है। बाकी इंडस्ट्रीज में या तो हम स्टेगनेंसी पे रहे या जो ग्रोथ रेट पहले चल रही थी उसी को हमने कहीं ना कहीं मेंटेन किया और कोई बहुत बड़ा उछाल यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। और स्पेशली अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल जब कोविड की सिचुएशन हमने देखी तो उससे तो बेटर ही है, इस चीज़ को भी ऑथर ने यहाँ पर बोला। बट जो सरकार यहाँ पर बताना चाह रही है कि जिस तरीके से हमने आउटपुट बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है, वैसा यहाँ पर एक्चुअल में धरातल पे यहाँ पर नहीं है, ये ऑथर का मानना है। इसी के साथ ऑथर ने ये भी बोला कि आउटपुट की आप बात करते हैं, कुछ सेक्टर्स में डेफिनेटली हम मानते हैं कि आउटपुट बढ़ा है, बट एक चैलेंज और है, दैट इज इन्फ्लेशन। कि इन्फ्लेशन को कर्व करना, कंट्रोल करना, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज होना, दैट इज बेसिकली इन्फ्लेशन। तो जब से हमने कोविड की सिचुएशन देखी तो काफ़ी सारे कंट्रीज ने जो इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों को, स्टैगफ्लेशन, इन सब की सिचुएशन यहाँ पे देखी। हालांकि हमारे देश में इन्फ्लेशन है, लेकिन हमारी जो सरकार है काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में यहाँ पर सक्षम रही है। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हमारे देश में अभी हो पा रहे हैं, स्पेशली इन द इकोनॉमिक फ्रंट। सो यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है कि हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं है। कुछ कुछ सेक्टर में आपने ग्रो किया है, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स है जहाँ पे ये आउट ऑफ द, अगर मैं 12 कोर इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो कुछ ही ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आपने अच्छा काम किया है, बाकी काफ़ी काम करना और बाकी है। और उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर भी, उस पर्टिकुलर मुद्दे पे भी हमें सरकार को बहुत यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ये ऑथर का मानना है। चलिए सेकंड ओपिनियन पे आ जाते हैं। सेकंड ओपिनियन यहाँ पे बात करता है, दैट इज अबाउट जो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि मिनिस्ट्री ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो इसको इनिशिएट किया था, दैट इज गेमिंग एंड गैम्बलिंग, इकोनॉमिक राइट्स, पर्सनल फ्रीडम्स, सोशल इंपेरेटिव्स मस्ट बी इन बैलेंस। सो यहाँ पे ऑथर का ऐसा मानना है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा, क्योंकि कल हमने एक एक्सप्लेन भी इससे रिलेटेड देखा था कि उसमें हुआ क्या कि जिस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग बढ़ रही है और जिस तरीके से यहाँ पे ऑनलाइन कह सकते हैं गेमिंग सेक्टर एज ओवरऑल जिस तरीके से बूम हो रहा है, तो सरकार ने यहाँ पे कदम उठाए। कदम किस तरीके से उठाएं कि अगर कोई इंडियन स्टार्टअप है तो उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं इससे जुड़ना पड़ेगा, जो हमारा जो पोर्टल है, और उसी के अंतर्गत एक सिंगल पोर्टल के अंतर्गत सारी कंपनीज आएगी और उनको जो है मैंडेटरी गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से गाइडलाइंस के अंतर्गत उनको ले लिया? आईटी रूल्स, राइट, आईटी रूल्स 2021। सो इन द सेम वे यहाँ पर ऑथर ने बताया कि स्पेशली कुछ स्टेट्स की बात की गई, तमिलनाडु सरकार ने इसका काफ़ी प्रोटेस्ट किया, और जिस तरीके से स्पेशली हमारे जो किड्स हैं वो वीडियो गेम्स और इन ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में काफ़ी मतलब जो उनका जो नंबर है वो बहुत बढ़ रहा है। और ऐसे में इसको जिस तरीके से सरकार को बहुत प्रोएक्टिवली यहाँ पर काम करके इसका जो ओवरऑल यूसेज है उस पर भी काम करना चाहिए, एक रॉबस्ट मैकेनिज्म या प्रॉपर मैकेनिज्म यहाँ पर बनाना चाहिए। बट यहाँ पर सरकार के द्वारा इस तरीके का नहीं किया जा रहा। सरकार इवन जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स है जो इसकी तरफ काम कर रहे हैं उनको और रोकने के लिए इस तरीके के स्ट्रिंजेंट रूल्स यहाँ पे लेके आ रही है। इसी वजह से यहाँ पे ऑथर ने बताया कि नॉट ओनली अबाउट गेमिंग बट अबाउट गैम्बलिंग, बिकॉज इन काफ़ी सारी गेम्स में हम ऐसा भी देखते हैं कि गैम्बलिंग और इस तरीके के जो ऐप्स हैं वो भी यहाँ पर इसको भी रेगुलेट अप किया जाएगा। बिकॉज हम अभी तक देख रहे थे काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिसके तहत यहाँ पे आप थ्रू गेम्स काफ़ी सारे अवार्ड्स यहाँ पे जीत सकते हैं, बट दैट इज़ बेसिकली ए गैम्बलिंग, राइट। आप कुछ पैसा लगाते हैं, उसमें से वो आपको बताता है कि यू विल वॉन दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल राइट। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे इस पर्टिकुलर ओपिनियन में ऑथर ने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पार्ट में। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में हम दोनों टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो दैट इज एक्सप्लेन वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बात कर रहा है दैट इज जल्लीकट्टू, कल्चरल प्रैक्टिस और क्रूएल्टी। सो यहाँ पे हमने कल भी हमारे एक जो है एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि जल्लीकट्टू होता क्या है। और जैसे मैंने आपको कल बताया तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है और जो अभी 14 जनवरी से 16 जनवरी तक यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मकर संक्रांति जब हम मनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट बिल लेके आती है उसको वहाँ पर रोक दिया जाता है, देन सेंटर इसमें इंटरवीन करती है, देन फाइनली सुप्रीम कोर्ट इसको रोक देता है। तो फिर से यहाँ पे जिस तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट और काफ़ी सारे लोगों का ये मानना था कि सरकार भी अपना यहाँ पर पक्ष यहाँ पर रखे, तो सरकार ने अल्टीमेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी बात रखी। और अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट आने वाले कुछ समय में, इन टाइम्स टू कम फ्यू डेज विल सी कि इस पर एक रूलिंग यहाँ पर बैठेगी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की। सो यहाँ पे जैसा मैंने कल भी बताया था कि जो दोज पीपल हुआ फ्रॉम तमिलनाडु, मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑफ द ओपिनियन कि हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है और उससे अल्टीमेटली यहाँ पर फायदा ही होगा।
इवन जो बुल्स हैं उनकी ब्रीडिंग में और उन सब में ये बेनिफिट्स यहाँ पर बताए। बट जो एडवोकेट्स हैं एनिमल्स के और बाकी सब चीज़ों के, तो उनका ऐसा मानना है कि इसकी वजह से हम एनिमल को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्म कर रहे हैं और उनकी जो हेल्थ है और काफ़ी सारी चीज़ें उनको हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। बट जल्लीकट्टू फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो हर साल हम देखते हैं कि जनवरी में यहाँ पर मनाया जाता है और जो पिटिशनर्स हैं उनका भी ऐसा मानना है कि इसके लिए सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जिसको हम कितने समय से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे इसको रोक देना वो कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चरल इथोस है उस पर कहीं ना कहीं एक मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ पर किया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया। हालांकि हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन किया है जल्लीकट्टू क्या होता है। तो अगर आपको जल्लीकट्टू के बारे में समझना है तो आप हम 4 जनवरी का न्यूज़पेपर डिस्कशन भी देख सकते हैं। देन सेकंड एक्सप्लेन एज आई टोल्ड यू कि उसके बारे में पढ़ेंगे। सो क्या है, व्हाई हैज ए हाई पावर लद्दाख कमेटी बीन फॉर्म्ड। तो कल भी हमने इस रिलेटेड एक एक्सप्लेन देखा था। तो हुआ क्या, लद्दाख में एक 17 मेंबर हाई पावर कमेटी यहाँ पर बनाई गई और उसके हेड जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी को यहाँ पर रखा गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही कमेटी बनाई गई, कुछ लोगों ने जो कमेटी में 17 मेंबर कमेटी में कुछ जो थे उन्होंने इस कमेटी को वेग बता दिया और गलत बता दिया कि इसके द्वारा ये कमेटी सही है, क्योंकि लद्दाख का ऐसा मानना है कि हमें 6th शेड्यूल में लिया जाए। 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अंडर आर्टिकल 244 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है, तो वैसे कुछ बेनिफिट्स हमको भी दिए जाए। बट यहाँ पे सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। ये कमेटी जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो लद्दाख के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है लेह और करगिल, उनकी वहाँ के लोगों की, वहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन की, सभी लोगों की जो है हितों की रक्षा कर सके, ताकि कोई भी बड़े कॉर्पोरेट्स आके उनके जो राइट्स हैं उनका हनन यहाँ पर नहीं कर सके। तो इसी वजह से कमेटी बनाई गई। बट 6th शेड्यूल की अगर बात की जाए तो उसमें लद्दाख को लेने का यहाँ पर कोई भी सरकार का डिसीजन यहाँ पर नहीं आया। दिस वी कैन स्किप। There are certain legal updates on this page. You can read them out. Okay. So this is also an important news. What the title of the news says: BJP to attend Election Commission demonstration on remote voting machines on January 16. So यहाँ पे ये न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी की बीजेपी ने हाँ बोला है कांग्रेस ने, बट रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इसका ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया है और उनके अकॉर्डिंग 16 जनवरी को सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, 8 रजिस्टर्ड नेशनल पार्टीज़ और 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें इन्वाइट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे 31 जनवरी को उसमें डिसीजन आएगा। सो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम करती है, क्या होता है इसके अंतर्गत। और यहाँ पे इस न्यूज़ में बताया गया कि बीजेपी ने इसको सपोर्ट किया है और उनके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया है, जनता दल यूनाइटेड टीडीपी में। बट कांग्रेस पार्टी और जो बाकी AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको अपोज भी किया है। तो उन्होंने मनाही कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू कम फॉर दिस पर्टिकुलर डेमोन्स्ट्रेशन विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 16 जनवरी बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और जो अभी हमने डिस्कस भी किया था कुछ समय पहले कि एक और इनिशिएटिव यहाँ पर हालांकि 1 साल पहले भी लाया गया था, बट अभी यहाँ पे इसको मैंडेटरी कर दिया गया 1 जनवरी 2023 को। उसको भी यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपोज किया है कि ऐप बेस्ड अटेंडेंस फॉर मनरेगा इज ए स्ट्राइक ऑन पुअर। सो यहाँ पे सरकार एक ऐप बेस्ड यहाँ पे मैकेनिज्म यहाँ पे लेके आई थी, मोबाइल एप्लीकेशन। तो उसके तहत यहाँ पे क्या होता था कि अब यहाँ पे क्या होगा कि थ्रू दैट मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कि अगर मनरेगा में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट उसके अंतर्गत कोई आदमी काम करता है तो प्रॉपर उनका अटेंडेंस ऑनलाइन यहाँ पे लिया जाएगा, उनकी फोटोज अपलोड होगी, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर है। तो इसी को यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बताया है कि इससे जो जितने लोग इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ये गलत बात है और ये सरकार का स्टेप गलत है, ऐसे जिस तरीके से सरकार ने इसको मैंडेटरी किया। बट जिस तरीके से हर सेक्टर में यहाँ पर डिजिटाइजेशन हो रहा है और जितने लोग यहाँ पे काम करते हैं, जितना यहाँ पर बर्डन सरकार के ऊपर है, तो उन सबको देखते हुए यहाँ पर ये सरकार का डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। ये इन टाइम्स टू कम विल सी, बट फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप यहाँ पे सरकार लेके गई, दैट इज नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग। ओके, देन ऑन द वर्ल्ड सेक्शन देयर आर 2 to 3 न्यूज व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट न्यूज इज अबाउट UK, दैट इज सुनाक वॉज to halt inflation, boost growth and stop illegal immigration। सो यहाँ पे ऋषि सुनाक हमने देखा कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नॉट ओनली जो एशिया में हमारे कुछ पड़ोसी देश है बट इवन बड़े बड़े देश UK जैसे देश उसमें भी बहुत स्थिति खराब थी। कुछ समय पहले हमने देखा जिस तरीके से जो फॉर्मर UK के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन उन्होंने यहाँ पर रिजाइन किया, देन कुछ समय के लिए लिज ट्रूस यहाँ पे प्रधानमंत्री बनती है और फाइनली ऋषि सुनाक जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री है। तो अभी भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ऐसा आया कि दिसंबर में जो इन्फ्लेशन है
दैट इज एट इट्स रिकॉर्ड हाई इन यूके 13.3%। तो उसके कुछ समय बाद हमने देखा जो ऋषि सुनाक जी उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट एंड नॉट ओनली इन्फ्लेशन बट उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि हम इन्फ्लेशन को कम करना, इकोनॉमी को ग्रो करना और जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, वेट टाइम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स, काफ़ी सारी पॉलिसीज, उन सब में सुधार करने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पीच दी है और उस स्पीच के तहत उनका कहीं ना कहीं एजेंडा बताया कि किस तरीके से हम ब्रिटेन को यूके को यहाँ पे आगे ले आना चाहते हैं और ये जो इश्यूज़ है ये टेम्परेरी है और हम ये जो इश्यूज़ है जितने भी चल रहे हैं उन सबको रिजॉल्व करने के लिए काम करें। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि जब वो उनके समय में जिस तरीके से कोविड के समय काफ़ी लोगों की जान गई थी और इवन काफ़ी लोगों की दोज हुआ वर्किंग उनकी जॉब चली गई थी, उस समय उनके द्वारा एज एन इंडिविजुअल लेवल किस तरीके की पॉलिसीज लेके आई थी और उसकी वजह से कैसे लोगों को फायदा हुआ था, उन कुछ पॉलिसीज का एग्जांपल दिया सो दैट एक कॉन्फिडेंस सा बिल्डअप हो दोज पीपल हु आर लिविंग इन यूके। ठीक है, देन टू अदर न्यूज एज वेल ऑन द वर्ल्ड सेक्शन, दैट इज फर्स्ट इज ओके WHO वरीड ओवर चाइनाज रिपोर्टिंग ऑफ कोविड फिगर्स। सो यहाँ पे WHO ने, हालांकि चाइना ने अब थोड़े थोड़े फिगर्स डेथ के यहाँ पर बताना स्टार्ट किया, बट फिर भी जो एक्चुअल काउंट है, जो स्थिति है हम देखते हैं बाहर से चाइना की और जो एक्चुअल डेथ काउंट यहाँ पे चाइना के द्वारा बताया जा रहा है उसमें बहुत फर्क है, राइट। सो इसी वजह से WHO ने कंसर्न्स रेज किए, बट WHO के कंसर्न्स को चाइना, हमने पहले भी देखा जिस तरीके से WHO ने कंसर्न्स यहाँ पर काफ़ी बार रेज किए, बट चाइना WHO कंसर्न्स पर इतना ध्यान यहाँ पर नहीं देता है और कुछ यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी यहाँ पर चाइना की साइड से नहीं है। Then Ukraine targeted troops after mobile phone use Russia. सो यहाँ पे यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ के द्वारा क्या किया गया, टारगेटेड अटैक्स किए गए किसके ऊपर, रशियन सोल्जर्स के ऊपर जो यूक्रेन में थे। तो रशिया के जो सोल्जर्स हैं उनके द्वारा जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किए जा रहे, तो उनके नेटवर्क के थ्रू टेक्नोलॉजी यूक्रेनियन फोर्सेस को जिस तरीके से यहाँ पर पता चला, तो उन्होंने थ्रू सैटेलाइट्स और काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी करके जो सिस्टम है जो यूएस के द्वारा हमर्स उनको दिया गया उसके तहत यहाँ पर अटैक किया, उसमें रशियन सोल्जर्स की यहाँ पर जान गई है। सो जिस तरीके से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इशूज़ चल रहे हैं, दिस इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट कि कैसे इन दोनों देशों के बीच में जो इश्यूज है इसको रिजॉल्व यहाँ पर किया जाएगा। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज। सो वी नीड नॉट टू मेक नोट्स ऑन दीज न्यूज विच वी डिस्कस ऑन द वर्ल्ड सेक्शन, बट these I found important, so that's why we had discussed. So herein I conclude with today's session. So that's all from my side. Thank you so much.